नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। आज हम भारत के एक पड़ोसी देश से संबंधित महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दे की चर्चा करेंगे। इस मुद्दे का सीधा प्रभाव भारत की विदेश नीति पर भी पड़ रहा है। तो आखिरकार यह देश कौन सा है, इतना महत्वपूर्ण देश कौन सा है और आखिरकार यह मुद्दा कौन सा है, इस मुद्दे की आज हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन चर्चा स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको हिंट दूंगा कुछ, उसके आधार पर आपको इस देश को पहचानना है। क्या आप पहचान सकते हैं? प्रयास कीजिए। यह देश भारत और चीन दोनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं दूसरी हिंट आपको दे देता हूं। यह देश दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया में यह देश बसा हुआ है। अब आप कुछ हिंट आपको मिल रही होगी। अगर अभी भी नहीं पहचान पाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं तीसरी हिंट आपको देता हूं। यह देश भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं या ज्योग्राफी की सामान्य समझ रखते हैं तब आप इसको पहचान लेंगे, लेकिन नहीं पहचान पाए हैं, कई बार नहीं आता है माइंड में, कोई बात नहीं। मैं एक और आपको हिंट देता हूं। यह देश 2017 के बाद से लगातार शरणार्थी समस्या के कारण चर्चा में बना हुआ है। अगर अभी भी नहीं पहचान पाए तो लास्ट एंड फाइनल मैं आपको हिंट देता हूं। इतना तो आप समझ गए होंगे कि इतने सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। लास्ट एंड फाइनल हिंट देते हुए मैं इस मुद्दे की शुरुआत करता हूं। हाल ही में इस देश की सेना ने लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर दिया, उसे अपदस्थ कर दिया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। यह देश कौन सा है अब तो आप समझ ही गए होंगे। यह देश है म्यांमार और यह मुद्दा है म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता का, म्यांमार में तख्ता पलट का। तो हम देख लेते हैं, इस मुद्दे की चर्चा कर लेते हैं और आखिरकार इस मुद्दे का भारत की विदेश नीति पर किस तरह से प्रभाव पड़ रहा है, इस मुद्दे की आज हम चर्चा कर लेते हैं। 1 फरवरी 2021 को म्यांमार की सेना ने सुबह लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार का तख्ता पलट कर दिया और म्यांमार की जो लोकतांत्रिक नेता हैं, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जो नेता हैं आंग सान सू की, उनको नज़रबंद कर दिया। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति थे विन मिंट उनको भी नज़रबंद कर दिया और दोनों पर ही डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन का आरोप लगाया और कोविड-19 की गाइडलाइन का भी उन्होंने उल्लंघन लगाया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक रूप से जो चुनाव हुए थे उनमें काफ़ी गड़बड़ी देखी गई, काफ़ी अनियमितताएं देखी गई। तो इन्होंने एक तरह से गड़बड़ी का आरोप लगाया, अनियमितताओं का आरोप लगाया। और जो विपक्षी पार्टी है यूएसडीपी दैट मीन्स यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसने भी चुनाव में काफ़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया। तो सेना ने भी मनगढ़ंत आरोप लगाए और कहा कि लोकतांत्रिक चुनाव में गड़बड़ी हुई है, इसलिए 1 साल की उन्होंने क्या किया, स्टेट इमरजेंसी सेना ने डिक्लेयर कर दी। म्यांमार की सेना को तत्मा दो कहते हैं और आपने इसका पॉपुलर नेम जुंटा भी सुना होगा। तो इस तरह से तत्मा दो या जुंटा या म्यांमार की सेना ने म्यांमार में 1 साल की स्टेट इमरजेंसी लगा दी और म्यांमार की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की जो नेता हैं आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट, उनको अपदस्थ कर दिया, उनको नज़रबंद कर दिया। और ऐसा तब हुआ जब लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नेताओं को शपथ लेनी थी। उस दिन लोअर हाउस जो म्यांमार का है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, तो उसमें क्या होना था, शपथ ग्रहण होना था। लेकिन उससे पहले ही सुबह सेना ने अपना काम कर दिया और अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है म्यांमार में पहले भी तख्ता पलट हो चुका है। लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार को अपदस्थ किया जा चुका है। 1962 में ऐसा हुआ और 1962 से लगातार 1987-88 तक ने विन जो म्यांमार के सेना के कमांडर इन चीफ थे, उन्होंने म्यांमार की सत्ता पर कब्जा बनाए रखा। और फिर एक आंदोलन होता है 8888 दैट मीन्स 8 अगस्त 1988 8 अगस्त 1988 को हुआ। काफ़ी ये आंदोलन था, लोकतंत्र के समर्थन में था और लोग रास्ते में आ गए। यहाँ पर काफ़ी प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई, हिंसक गतिविधि देखी गई। लेकिन आखिरकार फिर म्यांमार की सेना ने, जो म्यांमार के जो कमांडर इन चीफ थे सेना के ने विन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सत्ता छोड़ दी, त्यागपत्र दे दिया। इकोनॉमिक काफ़ी मिसमैनेजमेंट भी हुआ था। उन्होंने नोटबंदी डिक्लेयर कर दी थी। एक्चुअली जो भारत में जो चर्चा में रही है नोटबंदी, वैसे ही कुछ उन्होंने भी नोटबंदी भी डिक्लेयर कर दी थी, लेकिन असफल हो गई और काफ़ी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हुआ।
और लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन चलने लगे, और जिसको 8 अगस्त 1988 को की जो क्रांति है या आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और इसमें विजय हुई आंग सान सू की, जिनकी पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, उसने विजय प्राप्त की और आंग सान सू की को वहाँ पर एक तरह से सत्ता का प्रमुख बनना था या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करना था। लेकिन म्यांमार की सेना ने सत्ता हस्तांतरण के लिए मना कर दिया कि सत्ता हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, और म्यांमार की जो नेता हैं आंग सान सू की, उनको नज़रबंद कर दिया और इनको लगातार 22 सालों तक नज़रबंद रखा। 2011 में इनकी रिहाई हुई और तब जाके उन्होंने जो 1991 में आंग सान सू की को एक पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, वह भी उन्होंने 2011 में जाकर ग्रहण किया। और उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे एक अनुभूति हुई, मुझे फील हुआ कि किस तरह से जिन लोगों को बेघर कर दिया जाता है, जिन लोगों का घर बार चला जाता है, जो शरणार्थी होते हैं, जो इधर से उधर घूमते हैं, उनकी संवेदनाओं को मैंने इस जेल के दौरान समझा है कि किस तरह से उनका घर बार छिन जाता है। ये तो स्टेटमेंट दिया, लेकिन उसके बाद से जब वह सत्ता में आई तो एक तरह से जब रोहिंग्याओं पर अत्याचार हो रहा था तो उन्होंने भी एक तरह से मूक सहमति दे रखी थी और सेना का एक तरह से उन्होंने समर्थन किया था। तो यहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी गिरी थी और यहाँ से इनकी आलोचनाएं भी काफ़ी देखी गई। तो कहने का सेंस है कि अब यह मुद्दा क्या हुआ, तो यह मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि 1 फरवरी 2021 को सत्ता परिवर्तन देखा गया। एक तरह से सत्ता पर म्यांमार की सेना ने कब्जा कर लिया। लेकिन इसके संदर्भ में जितने भी देश थे, चाहे भारत हो, चाहे चीन हो या फिर आस पड़ोसी देश हो, उन्होंने किसी ने भी इस मुद्दे की किसी ने भी सेना की आलोचना नहीं की। आखिरकार आलोचना क्यों नहीं की? आखिरकार ऐसा क्या दबाव था जो आलोचना नहीं की? म्यांमार तो एक छोटा सा देश है, उसकी तो खूब आलोचना करनी चाहिए थी। लेकिन छोटा सा देश बेशक हो, लेकिन इसकी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। उसकी सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है जो आसियान जो देश हैं उनके लिए एक तरह से कनेक्टिंग पॉइंट का काम करता है। म्यांमार दक्षिण एशिया का प्रवेश द्वार के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सीमाएं भारत के जो 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर जिनको हम नाम से जानते हैं, उनमें से 4 के साथ सीमा साझा करते हैं। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? दक्षिण से उत्तर में देख लेते हैं। ये राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से 4 राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है। तो 4 राज्य ये क्या है? उग्रवाद प्रभावित राज्य हैं, जिनमें आखिरकार अलग अलग समय में हमको आंतरिक सुरक्षा से संबंधित प्रश्न उठते रहते हैं और यहाँ पर हिंसा की घटनाएं देखी जाती हैं अक्सर। हालांकि 2014 के बाद से 2014 से 19 के बीच में ये आंतरिक सुरक्षा का प्रश्न काफ़ी समाधान हुआ है और यहाँ पर जो उग्रवादी संगठन थे उनमें से कई ने समर्पण कर दिया, कई मारे गए और कई लोगों ने एक तरह से शांति की राह पकड़ ली और कई एग्रीमेंट कर लिए भारत सरकार के साथ में। तो एक तरह से अब यहाँ पे काफ़ी कुछ 80% केसेस काफ़ी कम हो चुके हैं। लेकिन फिर भी बीच बीच में म्यांमार की सेना की आवश्यकता पड़ती है। तो म्यांमार की सेना क्या करती है? भारत में आंतरिक सुरक्षा के प्रश्न को हल करने में भारत सरकार की सीधे सहायता करती है और हमारे मिलिट्री संबंध काफ़ी मजबूत हैं म्यांमार की सेना के साथ। हमारी जो विदेश नीति है वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है, आदर्शवाद पर आधारित रही है। लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री 1987 में राजीव गांधी विजिट किए म्यांमार में, तो उसके बाद से देखा गया कि भारत ने की जो नीति है, विदेश नीति है, एक तरह से प्रैग्मेटिज्म, अर्थात जो हमारे हित हैं, हमारे राष्ट्रीय हित हैं, उनको हमने सर्वोपरि रखना प्रारंभ कर दिया। आदर्शवाद आज भी है, मूल्यात्मक शैली आज भी है, लेकिन हमने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखने की रणनीति अपनाई है। इसलिए हम म्यांमार की जो सेना है उसकी आलोचना नहीं करते हैं। भारत का जो स्टैंड आया, भारत ने जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ अभी 2021 में, तो म्यांमार के संबंध में भारत ने स्टैंड दिया। भारत ने कहा कि रूल ऑफ लॉ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहाँ पर कायम होनी चाहिए। अब ये स्टेटमेंट तो बहुत ही सदा हुआ है, इसमें कोई आलोचना तो ही नहीं। इसी तरह से चीन ने भी एक स्टैंड दिया। चीन ने क्या कहा? चीन ने कहा संवैधानिक और कानूनी ढांचे के अंतर्गत सभी पक्षों को सहमति होनी चाहिए और राजनीतिक और लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए, राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए काम करना चाहिए। अब सोचिए, संवैधानिक और कानूनी ढांचा तो वहाँ पे फ्लॉप ही हो चुका, तभी तो म्यांमार की सेना ने कब्जा किया है।
तो संवैधानिक और कानूनी ढांचा तो है ही नहीं, तो ये तो स्टेटमेंट एक तरह से नॉनसेंस स्टेटमेंट है चाइना का, जिसका कोई अर्थ नहीं है। अब कह रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए काम करना चाहिए, तो राजनीतिक स्थिरता है नहीं, सामाजिक स्थिरता है ही नहीं, कानूनी ढांचा है नहीं, संवैधानिक ढांचा है नहीं, तो काम आखिरकार किसके लिए करें? इसमें तो आलोचना करनी चाहिए थी सीधी सीधी। तो अब सभी पक्ष अपना मतभेद कैसे दूर करेंगे? म्यांमार की जो नेता हैं आंग सान सू की, उनको तो एक तरह से गिरफ्तार कर रखा है, उनको डिटेन कर रखा है, तो आखिरकार किस तरह से समाधान निकल पाएगा? अब ये मुद्दा UNHRC में भी उठा, तो आखिरकार इस पर प्रस्ताव लाया गया और इससे किनारे हो लिए रसिया, चाइना, बोलीविया और वेनेजुएला। ये सब देश जो है अलग हो गए और इन्होंने कहा कि हम किसी बाय हस्तक्षेप से समाधान ढूंढने के पक्ष में नहीं है। लेकिन कुछ देश थे जैसे अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इन्होंने आलोचना की, खुल के आलोचना की। जो बाइडेन जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है अमेरिका के, उन्होंने तो इसकी तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक नेताओं की तुरंत रिहाई होना चाहिए और नहीं तो अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, और अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए भी हैं। तो कहने का सेंस है कि इस देश की ऐसी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति है जो इसे काफ़ी मजबूती प्रदान करती है। अब हम देख लेते हैं आखिरकार भारत के ऐसे कौन से इंटरेस्ट हैं जिससे भारत ना सधा हुआ स्टेटमेंट देता है। भारत का संतुलनकारी दृष्टिकोण है। संतुलनकारी दृष्टिकोण क्यों है? क्योंकि हाल ही में जितनी भी विजिट हुई है तो उसमें लोकतांत्रिक जो नेता हैं आंग सान सू की, जब वो डिटेन नहीं की गई थी उससे पहले ही, तो उनसे भी मुलाकात की, और इसके अलावा मिन आंग हलाइंग जो कमांडर इन चीफ म्यांमार की सेना के हैं उनसे भी मुलाकात की। तो एक तरह से भारत ने एक तरह से संतुलन वाला दृष्टिकोण अपनाया है। तो आखिरकार इसकी भौगोलिक स्थिति इतनी मजबूत है और भारत के इसके साथ संबंध भी काफ़ी मजबूत हैं। आखिरकार कौन कौन से क्षेत्रों में इसके संबंध हैं जिससे भारत काफ़ी संतुलन वाला दृष्टिकोण अपना रहा है, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आर्थिक संबंधों की बात कर लेते हैं। आर्थिक संबंधों की अगर बात करें तो भारत के कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे, भारत, म्यांमार, थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना चल रही है, जो आगे कंबोडिया और वियतनाम तक इसका विस्तार करने की बात की जा रही है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्रोजेक्ट। इसके अलावा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यह भी अपने आप में प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कोलकाता को सितवे पोर्ट से जोड़ता है, म्यांमार के सितवे पोर्ट से जोड़ता है, तो ये भी हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अगर देखें तो कई जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं यहाँ पर भारत की, तो इस दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वैसे भी अगर देखें तो म्यांमार की सामान्य रूप से अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी से ये परिपूर्ण है। रिन्यूएबल एनर्जी के अच्छे सोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो सोलर पावर के लिए यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल दिखाई देता है। संसाधनों की दृष्टिकोण से भी यह संपन्न है और इसमें कुछ कीमती पत्थर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो म्यांमार अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतनी महत्वपूर्ण देश है लेकिन फिर भी क्या है, आर्थिक रूप से एक तरह से काफ़ी पिछड़ा हुआ देश है। क्योंकि अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं होगी तो आर्थिक स्थिरता किस तरह से आएगी? सोचिए, जब लोकतांत्रिक रूप से सरकार चुनी जाती है तो उस पर जनता का दबाव होता है, क्योंकि अगर दोबारा चुनना है तो जनता के लिए काम तो करना ही होगा। तो लेकिन क्या होता है, मिलिट्री क्या होती है, मिलिट्री को तो चुन के आना नहीं है, तो मिलिट्री की एक तरह से जनता के प्रति दायित्व खत्म हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पर आर्थिक कमजोरी देखी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं म्यांमार के साथ संबंधों की। तो हमने पहले आर्थिक संबंधों की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि दो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे अर्थात त्रिपक्षीय हाईवे। इसके अलावा कालादान मल्टी मॉडल शॉर्ट में लिख देता हूं, मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, ये दोनों मैंने आपको प्रोजेक्ट अभी डिस्कस कर लिए थे। अब इसके अलावा हम देखें आर्थिक में ही व्यापारिक रूप से देखें तो 2019 में म्यांमार के साथ भारत के जो भारत का व्यापार हुआ है 2019 में म्यांमार के साथ भारत का जो व्यापार हुआ है लगभग 1.7 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ है। तो एक तरह से अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये।
ये भी व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भी अगर हम फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से भी देखें तो फॉरेन पॉलिसी के दृष्टिकोण से देखें तो एक तरह से देखें तो भारत और म्यांमार दोनों की काफ़ी साझेदारी दिखाई देती है कई क्षेत्रों में। जैसे कई संगठनों के दोनों देश कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामूहिक रूप से सदस्य हैं। जैसे अगर हम बात करें मेकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC एंड बिम्स्टेक, आपको पता ही होगा कि बिम्स्टेक जो है उसको भारत काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा है। बिम्स्टेक को क्यों दे रहा है? क्योंकि सार्क को एक तरह से डाउन कर रहा है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल देता है, तो सार्क को डाउन कर रहा है, बिम्स्टेक को महत्व दे रहा है। और बिम्स्टेक में एक तरह से म्यांमार की साझेदारी है, म्यांमार की भागीदारी है, म्यांमार की सदस्यता है, तो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा भी नॉन अलाइंड मूवमेंट और यहीं पर अगर देखें तो ईस्ट एशिया समिट इसका भी सदस्य है। इसके अलावा आसियान का भी सदस्य, दोनों देश आसियान के भी सदस्य हैं, नाम के दोनों सदस्य हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट कई संगठनों के दोनों सदस्य हैं। तो एक तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से भी दोनों की काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से साझेदारी दिखाई देती है। और भी डिप्लोमेटिक तरीके से अगर हम देखें तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले भारत की पॉलिसी थी लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो नहीं, अब क्या है, करो, कार्रवाई करो। एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब क्या है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अर्थात अब भारत की एक तरह से नीति पूर्व की ओर काफ़ी सक्रिय हो गई है। आसियान के जितने भी देश हैं, आसियान के 10 सदस्य देश हैं, आपको पता ही होगा 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। तो एक तरह से भारत ने आसियान के साथ काफ़ी अच्छे संबंध विकसित किए हैं और इसके लिए प्रवेश द्वार है म्यांमार। तो इस तरह से म्यांमार की काफ़ी अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। तो इस तरह से एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी म्यांमार की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो भारत ने एक तरह से म्यांमार के साथ संतुलन वाले दृष्टिकोण अपनाया है और भारत के ही नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उनके इससे हित जुड़े हुए हैं। अगर भारत क्रिटिसिज्म करता है तो चाइना को कहीं ना कहीं हेल्प मिल जाएगी, और चाइना को अगर हेल्प मिली तो चाइना म्यांमार में आर्थिक रूप से या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से मजबूत हो जाएगा। और चाइना क्या करेगा, म्यांमार की सेना के साथ मिलकर हो सकता है कि हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में और उग्रवाद वाली समस्या को बढ़ाए। अभी क्या है, म्यांमार की सेना हमारे साथ सहयोग करती है, अगर क्रिटिसिज्म करेंगे तो म्यांमार की सेना चाइना के साथ गठजोड़ कर लेगी। तो इस तरह से कई चीज़ें दिखाई देती हैं। इसलिए हमें क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखकर चलना पड़ता है और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखना पड़ता है। अब हमारी विदेश नीति काफ़ी सक्रिय है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखना अभी भी जरूरी है। तो इस तरह से हमने इस मुद्दे को देखा कि आखिरकार म्यांमार में किस तरह से सेना ने तख्ता पलट किया और इसका भारत पर क्या क्या प्रभाव देखा जाता है। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो रोहिंग्या शरणार्थियों के कारण भी म्यांमार लगातार काफ़ी चर्चा में रहा था। म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या शरणार्थियों का काफ़ी दमन किया। जो रोहिंग्या मुसलमान थे और बौद्ध जो है वहाँ के स्थानीय हैं, तो उनके साथ संघर्ष की स्थिति देखी गई। म्यांमार की सेना ने रोहिंग्याओं का दमन किया। बांग्लादेश में रोहिंग्या जो है बांग्लादेश के भाषण द्वीप पर वहाँ पर बसाए जा रहे हैं। पहले बांग्लादेश में आए, फिर उन्होंने क्या किया कि भाषण द्वीप पर अब वो बसा रहे हैं। तो इस तरह से कई मुद्दे म्यांमार से लगातार जुड़े हुए हैं, चाहे शरणार्थी का मुद्दा हो, अभी हाल ही में राजनीतिक अस्थिरता का मुद्दा देखा जा रहा है, इसके कारण ही हमने बेसिकली चर्चा करी। तो म्यांमार अपने आप में दक्षिण पूर्वी एशिया का देश है और काफ़ी महत्वपूर्ण देश है, डिप्लोमेटिक तरीके से, राजनीतिक तरीके से और अंतर्राष्ट्रीय रूप से। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मुद्दा क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।